आणि ते एकदा दोनदा तीनदा चारदा सरांनी 4 वेगवेगळे प्रधानमंत्री असतानाचे आपल्याला सिच्युएशन सांगितलेले आहे आणि त्या इतक्या जबरदस्त आणि बारकाव्याने होत्या की यूट्यूबवर पोस्टकास्ट में बताया था कि अपने देश की राजधानी अगर दिल्ली से शिफ्ट किया जाए तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि कैप्रिकॉर्न अभी दूसरी कंडीशन बताते जा रहा हूँ कि 1948 में अपने राष्ट्रपिता गांधी जी का डेथ हो गया। वो टाइम पे प्लूटो सनी स्टेडियम से कंजक्ट कर रहे थे इंडिया के चार्ट में। प्लूटो की जो पोजीशन थी वही पोजीशन रिपीटेडली पर्टिकुलर अभी साल में आने वाली है। तो जो पोस्टकास्ट में बताया था कि एक वॉर की सिचुएशंस इंडिया के साथ इवन इंक्लूडिंग फॉर एग्जांपल कि हम सोचते हैं कि आज की तारीख में इंडिया का चार्ट इंडिपेंडेंस का 1947 का चार्ट है, देखिए उसके पहले क्या करते थे। शरद जोशी का सबको नमस्कार। सबसे पहले मैं यहाँ डॉक्टर ज्योति जोशी और अभिजीत प्रतिष्ठान से सुनील पुरोहित का आभारी हूँ कि उन्होंने यहाँ मुझे आमंत्रित किया। ज्योतिष अपने एक मार्गदर्शन देते हैं। यहाँ जो भी मैंने डेटा रखा है कुंडली के डिस्कशन के लिए वो कुछ करेक्शंस अपने हिसाब से है तो मुझे लगा, और बाकी की जो डेटा अवेलेबल है वो आपको ऑलरेडी मैं उसमें दे चुका हूँ, जो आपको बुक में है। सो इंडियन में साथ में कनेक्ट दिया हुआ पेज नंबर 16 से 20। अभी यहाँ जो कुंडली रखी है उसका एक विश्लेषण करते जाऊँगा, और खासतौर पर यहाँ जो विश्लेषण टेक्निकल ग्राउंड है वो शायद टेक्निकल ग्राउंड ऐसा है कि वो आप समझने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा उपयोगिता रहेगी। तो एक एक चार्ट हम यहाँ से लेते जाएंगे, और बुक नंबर जो आपको दिया है सुनी ने दिया है उसमें पहले पेज नंबर 16 जो मैंने कुंडली ड्रॉ की है, लेकिन शायद आपको लंबे से दिख ना पाए तो आप वहाँ अपने बुक से रिफ़र कर सकते हैं। पेज नंबर 16 4 पॉइंट डिस्कस करूँगा। सबसे पहले जो प्लानट की पोजीशन है, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था 2022 में पुणे में मैडम के अधिवेशन में, उसके पहले भी बताया था कि अपनी भारत की कुंडली में सभी ग्रह क्षितिज के नीचे है। जब भी कोई ग्रह क्षितिज के नीचे रहते हैं व्यक्तिगत कुंडली में या स्टेट या देश की कुंडली में, तो वो सिचुएशन ज़्यादा सबमिसिव हो जाती है। जातक या वहाँ की प्रजा की मानसिकता ज़्यादा सबमिसिव हो जाती है, वो इतनी फाइटिंग स्पिरिट में नहीं आ सकती जब तक उसे कोई स्ट्रांग मोटिव नहीं मिले तब तक। तो उसके लिए एक ही सॉल्यूशन है कि अपने लिए एक स्ट्रांग लीडर चाहिए। जब तक स्ट्रांग लीडर नहीं आता तब तक अपनी मानसिकता इम्प्रूव नहीं हो सकती। तो ये जो कंडीशन है सब ग्रह क्षितिज के नीचे है। पर्टिकुलर 1 से 6 ग्रह 6 भाव के अंदर जो ग्रह आ जाते हैं उसे बोला जाता है क्षितिज के नीचे का ग्रह। 7 से 12 में आ जाता है वो क्षितिज के ऊपर के ग्रह बोला जाता है। दूसरी कंडीशन है स्टेलियम, जिसे अपने सामान्य भाषा में बोला जाता है प्रवज्य योग। 4 से ज़्यादा ग्रह एक राशि एक भाव में जमा हो जाता है, इसे बोला जाता है प्रवज्य योग, जैसे हम सामान्य भाषा में ज्योतिष की भाषा में बोलते हैं। यहाँ ये स्टेलियम 3rd और 4th हाउस में कस्पर कुंडली में जमा हुआ है। तो पर्टिकुलरली 3rd 4th हाउस में जब ये स्टेलियम जमा होता है तो ऑलवेज हमें वहाँ से प्रॉब्लम आने की चांसेस बढ़ जाते हैं। और जहाँ 3rd हाउस देखा जाए मुंडन स्टडी में, तो जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, पड़ोसी कंट्रीज है, उससे हमें प्रॉब्लम ज़्यादा होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये एक अपने लिए चेक पॉइंट है कि हमें कहाँ ध्यान रखने का। उसके बाद आ जाता है लग्न में राहु या प्लस पे राहु है। लग्न में राहु या प्लस पे राहु है। तो जो जैसे बताया था कि मैडम ने भी पिछला जो सेमिनार किया उसके अंदर प्रश्न लग्न में देखा जाता है कि ग्रह उसमें आ जाता है। इसी तरह इसमें कुंडली में जो ग्रह है राहु, इसकी इन्फ्लुएंस अपने को लाइफ फ्रॉम एक कंट्री के अंदर देखने को मिलती है। राहु का मेन प्राधान्य जो है, जैसे हम अदर रिलीजन गाँव की जो इन्फेक्ट कंसीडर करते हैं वो ग्राउंड पे कंडीशन आ जाती है। दूसरी कंडीशन ये है कि यहाँ हमें लगता है कि ये कुंभ राशि है, लेकिन कैंपस पॉइंट ऑफ कस कुंडली में आ जाता है कैप्रिकॉर्न राशि, मकर राशि, बराबर। तो उसकी इम्पैक्ट थोड़ी अलग हो जाती है। तो वो सिचुएशन जब भी कुंडली आता है तो फैक्टर्स को हमें ध्यान रखना पड़ता है। अभी जैसे बात की कि सभी से कुंडली को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग लीडर की जरूरत है, और आज की तारीख में अपने पास स्ट्रॉन्ग लीडर है और उसकी असर भी हम लोग देख रहे हैं, बराबर। तो ये अपने अभी के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का चार्ट है, बराबर। ये जो चार्ट है टाइम के हिसाब से सब बहुत के पास लिब्रा एसेंडेंट है, तुला एसेंडेंट है।
ये मैंने करीबन 7-8 साल पहले अपने हिसाब से करेक्ट किया था। तो वो जो प्रोसेस था वो इसे मैंने करेक्ट किया था, वृश्चिक लग्न की कुंडली बनाई थी। और ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है और ये उसकी कस कुंडली है। तभी ये जो पॉइंट है कुंडली के अंदर, उसमें जो मेन पेक्युलरिटीज कंडीशंस है, जो महत्व की चीज़ है, वो आपको बताते जाता हूँ कि यहाँ मंगल और चंद्र की युति, मंगल चंद्र की जो युति है वो बहुत महत्व की है। ये कुंडली के अंदर चंद्र भाग्येश भी है, चंद्र का नीचभंग योग भी है, मंगल लग्नेश भी है और चंद्र मंगल लक्ष्मी योग भी बोला जाता है। ये एक पेक्युलरिटीज पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है शनि कस पे कंजंक्शन करके हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि शनि जो कर्म का कारक है और सूर्य जैसे हम बोलते हैं कि उसकी शत्रु राशि है, लेकिन यहाँ वो कर्म का कारक होते हुए 10th हाउस में पड़ा हुआ है एकदम कस के साथ, तो उसका डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग बना जाता है। थर्ड फैक्टर्स है डिसएसोसिएट कंजंक्शन पॉइंट है। अभी आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ शुक्र शनि की युति है और यहाँ सूर्य बुध की युति है। ये जो एस्पेक्ट की बात करता हूँ, ये खोखा कुंडली में आपको शनि सूर्य बुध का कोई रिलेशन दिखता है? शनि सूर्य बुध का रिलेशन नहीं दिखता है ये खोखा कुंडली के अंदर, बराबर। यहाँ शनि 29 डिग्री 45 मिनट्स का है और सूर्य 0 डिग्री 44 और बुध है 051। मीन्स विदिन 1 डिग्री के रेंज में ही दोनों है, लेकिन दोनों की राशि अलग होते हुए वो डिस्टेंस हो गए, लेकिन कंजंक्शन में है। अगर सपोज ये डिग्री को मैं ट्रॉपिकल में कन्वर्ट करता हूँ तो कंजंक्शन में आ जाता है। मीन्स कंजंक्शन इज देयर, लेकिन अपनी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से इट इज डिस्टेंस कंजंक्शन, तो उसकी इम्पैक्ट ज़्यादा है। तो एक महत्व का पॉइंट है। दूसरी कंडीशन है 4th हाउस के साथ गुरु शनि मंगल का संबंध। ये कुंडली के साथ मैंने और दो कुंडली रखी है। पीछे दो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी का, लाल बहादुर शास्त्री का। जब भी मैंने स्ट्रॉन्ग लीडर की बात की, अभी सुबह आपको भी सुनने से बात कर रहे थे कि स्ट्रॉन्ग लीडर के अंदर क्या क्या कैरेक्टर फैक्टर्स हमें दिखना चाहिए। तो उसके अंदर मेन पॉइंट है कि जिसकी कुंडली में मंगल गुरु शनि चौथे स्थान के साथ कनेक्टेड रहेगा, वो कभी भी अपने देश की जमीन गवाएगा नहीं। एक बात नोट करो, वो किसी भी तरह अपने देश की भूमि को बचा के रखेगा मंगल गुरु शनि की कंडीशन में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए 1962 में चाइना ने अपना ले लिया, 1948 में पाकिस्तान वॉर में अपनी जमीन गई, तो यहाँ मंगल चौथे से 12वें स्थान में है, बराबर। गुरु 6ठे स्थान में, जिसका उसको कोई चौथे से संबंध नहीं है, सिर्फ शनि की दृष्टि है और अपने जमीन गवाई गई। 1965 का वॉर लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे, बराबर। गुरु खुद चतुर्थ से है, मंगल के खुद की दृष्टि भाग्य स्थान से इधर है और शनि की दृष्टि है, उन्होंने लाहौर तक पहुंच गए थे और जमीन बचा के रखी थी, बराबर है। मोदी जी का चार्ट, गुरु चतुर्थ स्थान में, कस कुंडली में 3rd हाउस में, लेकिन चतुर्थ स्थान की राशि में, बराबर है। मंगल की दृष्टि चतुर्थ स्थान में, शनि चतुर्थ होके वहां से दृष्टि कर रहा है। तो एक और रूल भी दे सकता हूँ कि भारत की कुंडली सभी से कुंडली को बाहर लाना है, तो जो नेता की कुंडली में मंगल गुरु शनि स्ट्रांगली कनेक्टेड विद चतुर्थ स्थान के साथ रहेंगे, तो अपनी मातृभूमि की रक्षा कर सकते हैं। ये कंडीशन है। ये कुंडली इंदिरा गांधी की कुंडली में 1970 वॉर की कुंडली में था, उसमें एक ही था कि जैसे प्रचलित कुंडली की कर्क लग्न की कुंडली चलती है, लेकिन रेक्टिफिकेशन में सी का 3 डिग्री का लग्न है जहाँ सूर्य का सबलोड होता है। रेक्टिफाइड सेल्फ कृष्णमूर्ति जी है, उन्होंने किया है, सी लग्न का 3 डिग्री का लग्न है। तो वो कंडीशन में सी लग्न की कुंडली में इंदिरा गांधी की कुंडली में मंगल लग्न में है जो चतुर्थ स्थान पर दृष्टि करता है, गुरु वृषभ में है जो चतुर्थ स्थान पर दृष्टि करता है। एक ही कंडीशन थी कि शनि 12वें स्थान में गया हुआ है, फिर भी उन्होंने बचा के रखा है। ऐसे ही कारगिल वॉर में वाजपेयी की कुंडली घात भी था, बराबर। तो जगह ये स्पेस की वजह से वो कुंडली नहीं रहा, लेकिन ये कंडीशन है कि अगर ये देखा जाए तो एक रूल हम निकाल सकते हैं ऑब्जर्वेशन से कि मंगल गुरु शनि जो लीडर करने वाले उनकी कुंडली में अगर स्ट्रांग रहता है तो अपनी कैसे भी करके मातृभूमि की रक्षा कर सकता है। पहली कंडीशन ये है, दैट्स इंपॉर्टेंट।
उसके बाद आता है हर्षल। यहाँ हर्षल, मोदी जी के चार्ट में हर्षल डिग्री कलीग 8वें कस्प के साथ कनेक्टेड है। ये एक बहुत डेंजरस पॉइंट है, बराबर। और अभी ट्रांजिट में शनि यहाँ से पास होने वाला है, जस्ट ऑपोजिट टू इट्स ओन पोजीशन। हर्षल टॉरस में आने वाला है, बराबर। अगले साल टॉरस में आता है, शनि भी वहाँ पास होने वाला है। और गुरु भी ये साल वृषभ में से पास होने वाला है। तो ये टाइम बड़े लो की इंफॉर्मेशन चेंजेस बहुत आ जाते हैं, लो के चेंजेस बहुत आ जाएंगे और उनकी इम्पैक्ट भी ज़्यादा रहेगी। और वो कंडीशंस हर्षल और शनि की सिचुएशन मोदी जी के चार्ट के हिसाब से वेरी क्लोज एसोसिएट मेंबर के लिए थोड़ा टिटनिंग कंडीशंस हो सकती है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, नियरेस्ट मेंबर के लिए। तो वो सिचुएशन थोड़ी केयर लेने की कंडीशंस में ध्यान में रखनी पड़ेगी। अभी ये जो स्कॉर्पियो एसेंडेंट दिया है उसका रिलेटेड कुछ फैक्टर्स आपको बताता हूँ कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की वीनस में, वीनस की दशा वीनस में। वीनस भाग्यस्थान में लॉर्ड ऑफ 7-12 है। वीनस खुद का स्टार में और सूर्य के सब में, सूर्य इज कारक फॉर द पॉलिटिक्स, सत्ताधीश, और सूर्य कनेक्टेड विद शनि जैसे कंजंक्शन बताया। तो वहाँ से उनकी जर्नी बीजेपी से स्टार्ट हुई। उसके पहले तो आरएसएस थे, लेकिन यहाँ बीजेपी से कंडीशन स्टार्ट हो गई। उसके बाद उनके हुआ वीनस मर्क्यूरी में ही बिकम द सीएम ऑफ गुजरात। मर्क्यूरी देखिए, वो भी थोड़ा 8-11 सूर्य के स्टार में और राहु के सब में। राहु कनेक्टेड अगेंस्ट शनि के स्टार में, विच इज कनेक्टेड 10th पोस्ट। वो वीनस मर्क्यूरी उनके लाके खड़ा हो गया और वही पोस्ट में उन्हें गुजरात का इवेंट हो गया। गुजरात का इवेंट हो गया, वो इवेंट ऐसा है उनका ट्रांजिट के हिसाब से कि जैसे लगा कि एक सेकंड फैक्टर्स वो है। तो वो जो इवेंट थी वो आपको बता रहा हूँ कि उसमें कंडीशन में क्या क्या चीज़ पास हो रही थी। अगर पीपीटी रहता तो मैं आपको बताता उसका ट्रांजिट पोजीशन क्या है, तो भी बताता वो पॉइंट दिखा था। उसके बाद गुजरात के बाद उन्हें फॉरेन कंट्री में वीजा देने का मना कर दिया। इट वॉज इन सूर्य दशा। नाउ सूर्य इन द 10th हाउस एज ए लॉर्ड 10th हाउस। सूर्य के स्टार में और राहु के सब में, राहु कनेक्टेड विद सन स्टार 10th हाउस। 9-12 का कोई कॉम्बिनेशन में सूर्य रिस्ट्रिक्ट कर दिया है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ द यूएसए यूके, जो भी पॉलिसी है रिस्ट्रिक्ट कर दिया। लेकिन जैसे चंद्र दशा स्टार्ट हुई 2010 के बाद और 14 के बाद, तो मून इन द 12th हाउस लॉर्ड ऑफ 9th हाउस, स्टार ऑफ शनि 57 के बाद, इन सब ऑफ शुक्र 7-12 विजात बन गई है। तो जो टारगेट का उनका रिस्ट्रिक्ट हुआ था वो चंद्र दशा से उनका स्टार्ट हो गया। और बाद में उन्होंने जो भी ट्रैवल किया, चंद्र गुरु ये सब उनका ट्रैवल किया। उसके बाद उन्होंने जो राम मंदिर बनाया, अभी उनकी दशा चल रही है मंगल में शनि। वास्तु वाले जानते हैं कि कोई भी प्रतिष्ठा के लिए या कोई भी कंस्ट्रक्शन के लिए मंगल शनि कितने इंपॉर्टेंस है, बराबर। मंगल शनि उनकी दशा चल रही है, प्रतिष्ठा हुई तभी भी मंगल का नक्षत्र नक्षत्र था। वो टाइम का सब पीरियड भी शनि का था। टॉरस कैंडिंग डिग्री का मून था, लग्न भी मंगल था। और आज जब भी मैं बात कर रहा हूँ तभी भी शनि मंगल है। ये उस चीज में तो कंस्ट्रक्शन के लिए जो कंडीशन थी मंगल शनि की, वो उनके चार्ट में दशा अप्रैल तक कंडीशन चल रही है, तो वो कंडीशन हो गई। तो वृश्चिक लग्न की खासियत जो थी वो आपको बताइए। और उसमें अभी जो मेन पॉइंट है, गुजरात के ट्रांजिट इवेंट की बात करता हूँ। वो टाइम पे अभी ये जो ट्रांजिट फैक्टर्स लिया है मोदी जी के चार्ट और इंडिया के चार्ट के साथ कनेक्टेड किया है, क्योंकि अगर जो भी इम्पैक्ट होती है तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाती थी वो कंडीशन से। तो पहले लिया है कि सूर्य वो टाइम की 27 फरवरी 2002 की बात कर, जब भी गोधरा इवेंट हुआ था उसकी बात करता हूँ। वो टाइम पे ट्रांजिट था सूर्य चंद्र शनि राहु हर्षल केंद्र स्थान में से पास हो रहे थे। तो ये जो केंद्र स्थान था उसमें सूर्य कुंभ राशि में था, चंद्र सिंह राशि में था, शनि वृषभ राशि में था, राहु वृषभ राशि में था
और हर्षल कुंभ राशि में था। तो ये जो एंगल स्थान है यहाँ का और मोदी जी का, वो एंगल स्थान था कि अगर इम्पैक्ट होती है तो कितनी बड़ी इम्पैक्ट होती है। दूसरी ट्रांजिट थी वो जो मंगल नेपच्यून, वो उनका भी ट्रांजिट इसमें हो रहा था, स्टेलियम को ऑपोजिट कर रहे थे। मंगल एरिस में था, मर्क्यूरी और नेपच्यून कैप्रिकॉन में था, जो स्टेलियम को ऑपोजिट कर रहे थे, बराबर है। तो उसकी इम्पैक्ट होती थी। अभी ये सब प्लानट देखा जाए तो उसमें एक प्लानट उनको सर्वाइवल कंडीशन में लीगली और हर तरह से बाय नेचर देखे गया कि ये ट्रांजिट में गुरु कहीं भी इन्वॉल्व नहीं था। और गुरु इज कारक फॉर द लॉ एंड धर्म, रिलीजन, एवरीथिंग, जस्टिस, बराबर। यही सिचुएशंस जब ये लाल बहादुर शास्त्री की जो चार्ट में हुआ था ताशकंद में, बराबर है, वो कंडीशन के साथ भी कनेक्ट करूँ। मेरे के आगे पीछे होता रहता है इसके लिए। इसका आवाज नहीं आ रहा। हेलो हेलो, आवाज तो आता है लेकिन आज वो होता है इसलिए। हाँ हाँ। और लाल बहादुर शास्त्री जी का जो हुआ था ताशकंद कंडीशन में, वो टाइम पे देखिए उनका जो चार्ट के हिसाब से भारत की कुंडली में जो इम्पैक्ट थी कि नेपच्यून डिग्री स्क्वायर विद द सन एंड मून था, और जुपिटर, शनि, राहु, हर्षल एंड प्लूटो एंगल हो गई इंडिया के चार्ट में थे, जो अभी उत्तराखंड पे थे। तो वो इम्पैक्ट हो जाती थी। लेकिन इसमें भी वहाँ जुपिटर नहीं होता, मोदी जी के चार्ट में जुपिटर इन्वॉल्व है, वो बच गए, बराबर। नहीं तो प्रॉब्लम आ सकता था। मेरा मतलब कि ये जो ट्रांजिट फैक्टर्स है वो सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स काम करती है। ये वर्ष कुंडली है, बहुत लोग को वर्ष कुंडली मालूम रहेगी कि वर्ष कुंडली में सूर्य जब भी जन्म कुंडली या ये वर्ष देश की कुंडली में अपनी पोजीशन पे रिटर्न आता है तभी उसकी कुंडली बनाई जाती है। लेकिन निर्जन की कुंडली बनाते हैं, निर्जन के टाइम पे अगर वर्ष कुंडली बनाते हैं तो उसमें प्रीसिस ऑफ इक्विनेस का एडजस्टमेंट करके ही बनाना पड़ता है। 1947 का अनाउंस और प्रेजेंट अनाउंस का एडजस्टमेंट करने के बाद ही वो वर्ष कुंडली बनाई जाती है, उसके बिना नहीं बनाई जाती। जब भी आप निर्जन के हिसाब से वर्ष कुंडली बनाते हैं तभी। लेकिन अगर साइन के हिसाब से बनाते हैं तो वो सवाल नहीं आता, पहली कंडीशन ये। तो ये निर्जन के हिसाब बनाई गई। ये जो 15 अगस्त 2023 की वर्ष कुंडली है जो 1 साल तक चलती है, उसके अंदर तुला लग्न के अंदर शुक्र, सूर्य, चंद्र केंद्र स्थान में, लग्न इंडिपेंडेंस चार्ट कल शुक्र, और ये शुक्र एक ही कनेक्टेड केंद्र स्थान में है। तो वो सिचुएशन उनके लिए बहुत फेवरेबल सिचुएशन ये देश के लिए हो जाती है। और ये कुंडली के हिसाब से जो स्टेट इलेक्शन हो गया उनका रिजल्ट भी मिला, राम मंदिर की प्रतिष्ठा भी हो गई, और आने वाले ये लोकसभा के इलेक्शन में भी उन्हें अभी का जो गवर्नमेंट रूलिंग है उनको डेफिनेटली इंडिकेशन है कि वो आगे जाएंगे, रूलिंग वही करेंगे। दैट इज इम्पोर्टेंट फैक्टर। ये कुंडली थी। ये जो राम मंदिर की जो प्रतिष्ठा की बात की थी, राम मंदिर की प्रतिष्ठा की कुंडली में मेष लग्न है। लग्न के अंदर जैसे गुरु हर्षल के कॉम्बिनेशन से ये सब प्लैनेट पोजीशन लिखी हुई है, बराबर। अभी ये राम मंदिर 2024 में हुआ, 1528 में बाबर ने जैसे मंदिर तोड़ा था और ये कंडीशन बनी थी, मस्जिद बनी थी। वो टाइम की पोजीशन में नेपच्यून पाइसिस में था और प्लूटो मकर में था। मंदिर बना तभी भी प्लूटो मकर में है और नेपच्यून पाइसिस में है, बराबर है। तो वो जो सिचुएशंस अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। लेकिन जब तक प्लूटो मकर में है तब तक ये मंदिर की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि प्लूटो मकर में और नेपच्यून पाइसिस में था तब तक वो डिमोलिश हुआ था, बराबर है। तो वो सिचुएशन रिपीट ना हो जाए, तो वो कंडीशन हमें भी ध्यान रखनी है कि प्लूटो जब तक मकर में है तब तक वो सिचुएशन हमें ध्यान में रखनी है। दैट इज इम्पोर्टेंट फैक्टर। अभी दूसरी कंडीशन बताते जरा कि 1948 में अपने राष्ट्रपिता गांधी जी का डेथ हो गया। वो टाइम पे प्लूटो शनि स्टेडियम से कंजक्ट कर रहे थे इंडिया के चार्ट में। 1984 में इंदिरा गांधी जी का हो गया अक्टूबर को। वो टाइम भी प्लूटो शनि इंडिया के चार्ट में स्टेडियम के साथ एस्पेक्ट कर रहे थे, और शनि वो टाइम पे लिब्रा में था, तो वो कंडीशन हो गई थी। 1991 में राजीव गांधी का देश हो गया, तभी भी प्लूटो शनि उसमें स्टेडियम में था, प्लूटो लिब्रा, सैटर्न शनि कैप्रिकॉर्न में था। और ये सिचुएशंस कुछ अरसे के बाद वापस आ रही है कि जहाँ प्लूटो अभी ऑलरेडी
स्टेलियम के क्रॉसिंग में जा रहा है, और सनी जो एक्टिवेट करता है वो 27-28 से एरिस में आएगा, बाद में कैंसर में आएगा और लिब्रा में आएगा। तो वो जो सिचुएशंस है वो अपने जो पास्ट 3 इंसिडेंट्स बताए वो हिसाब से पैरेलल कंडीशन आने की संभावना है, तो केयर लेने की कंडीशंस है। दूसरी कंडीशन बता रहा हूँ कि एक 90 ईयर्स की साइकिल भी मैंने पॉडकास्ट में बात की थी। 1858 में मंगल पांडे और रानी लक्ष्मीबाई का वॉर के टाइम पे डेथ हो गया। 1947 में हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए। 2037 90 ईयर्स की साइकिल वापस प्लूटो की आ रही है। 1857-58 में प्लूटो एरिस में था, 47 में कैंसर में था, और अभी कैप्रिकॉर्न में 2037 तक 40 तक है। तो कैप्रिकॉर्न में वापस 2037 अगर 90 ईयर्स की साइकिल गिने तो दिस एरिया 2037 इज अगेन क्रिटिकल फेस फॉर द इंडिया। दिस वन ऑफ अभी जो ये सिचुएशंस बन रही है उसमें हम अब तक का जो वॉर हो चुका है 1948 में, 1962 अक्टूबर नवंबर में, 1965 अगस्त सितंबर में, 1971 दिसंबर में, 99 मई जुलाई में जो वॉर हो चुका है उसमें जो राहु शनि हर्सल नेपच्यून प्लूटो की जो पोजीशन थी वही पोजीशन रिपीटेडली पर्टिकुलर अभी साल में आने वाली है। तो जो पोस्ट कार्ड में बताया था कि एक वॉर की सिचुएशंस इंडिया के साथ, इवन इंक्लूडिंग वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन के साथ, और ख़ास तौर पे 2037 से लेके 4-5 साल नेबरिंग कंट्री के साथ बहुत बड़ा इश्यू आ सकता है, बराबर। और वो टाइम पे जो इम्पेक्ट हुई थी उसमें इंडिया के चार्ट में क्या क्या इम्पेक्ट हुई थी 5 वॉर के साथ, वो जो प्लानिट थे कि उसमें राहु 1948 और 65 में 2 बार एसएनएन से पास ऑन हो रहा था, और 62, 71 एंड 99 में स्टेलियम के साथ पास हो रहा था राहु। इस 5 वॉर के साथ राहु वो टाइम पे ट्रांजिट में कनेक्टेड था। 1971 में एसएनएन इंडिपेंडेंट के चार्ट के एसएनएन में पास हो रहा था, 65 में दशम बिंदु से पास हो रहा था, और स्टेलियम को टच कर रहा था 48, 62, 99 केंद्र स्थान में पसार हो रहा था। 99 में स्टेलियम को टच हो रहा था, और थर्ड कस्प के साथ ये 71 में स्क्वायर कर रहा था, और हर्षल मंगल के साथ 1948 में भी स्क्वायर एस्पेक्ट था हर्षल का। नेपच्यून इंडिपेंडेंस चार्ट के साथ खुद के साथ और थर्ड हाउस के साथ स्क्वायर एस्पेक्ट में जा रहा था, स्टेलियम के साथ 62, 65 में जा रहा था, ऑपोजिशन टू स्टेलियम 99 और अपोजिट एसएनएन 1971। तो ये जो 5 प्लैनेट बताया वो इम्पैक्ट 5 वॉर के साथ इंडिया के चार्ट के साथ थी। वही कंडीशंस प्लूटो 1948 में 4th हाउस से पास हो रहा था, 62, 65 में भी वो कंडीशन थी। एसएनएन को ऑपोजिशन 99 में था, और 71 में मार्स के साथ स्क्वायर एस्पेक्ट था। अभी जो ट्रांजिट या जो मैंने लिखा है उसमें वही 5 प्लैनेट लिए कि ये कार्डिनल साइन में से कभी पास हो रहे हैं, और उसमें खास तौर पे जो एरिया दिख रहा है, फॉर एग्जांपल प्लूटो 2040 तक कैप्रिकॉर्न में है, नेपच्यून 2035 to 49 अभी है मीन में, तो 2035 जून 2035 में वो एरिस में आएगा। यूरेनस 2038 से लेके 45 तक कैंसर में जाएगा। शनि उनकी जो पोजीशंस है जून 2028 से लेके एरिस में आता है, उसके बाद 34 से 36 कैंसर में जाता है, और जनवरी 2041 से लेके 43 तक लिब्रा में जाता है। और राहु जैसे आपको मालूम है कि अभी जो कंडीशन है उसकी कि वो कैप्रिकॉर्न में जाएगा 26 में, 31 में जाएगा लिब्रा में, 36 में जाएगा कैंसर में, और 40 में जाएगा एरिस में। तो ये जो एरिया है कि नेपच्यून एरिस में आना है 35, प्लूटो 2040 तक कैप्रिकॉर्न में है। तो ये जो सिचुएशंस है वापिस 35 से लेके इंडिया के लिए सिचुएशन डिस्टर्ब होती जाएगी, और उसके लिए बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वही वॉर कैपिटल जो 5 प्लैनेट की वॉर की कंडीशन बताई इंडिया के चार्ट, वो इम्पैक्ट यहाँ भी बनने की जा रही है। तो ये मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया था कि कैसी कंडीशन बन रही है। अगर ये आ जाता है तो ये पूरा डायग्राम आपको सामने देखने को मिल जाएगा, और ये मैंने भेजा हुआ है प्रवीण को, वो देख लेंगे। और दूसरी चीज़ है कि जैसे मुंडेन के लिए जनरल पूछते हैं कि हम कैसे वर्कआउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम सोचते हैं कि आज की तारीख में इंडिया का चार्ट इंडिपेंडेंस का 1947 का चार्ट है। देखिए उसके पहले क्या करते थे, उसके पहले कोई अखंड भारत का चार्ट है नहीं है, तो उसके पहले क्या करते थे
तो उसके लिए मुंडन के लिए बहुत कंडीशंस है कि जैसे कोई ग्रह मेजर ग्रह राशि चेंज करता है तो उसकी इम्पैक्ट वो टाइम की कुंडली बना के कर सकते हैं। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन, कोई ग्रह मेजर ग्रह जैसे शनि राहु कोई युति हो गई तो वो टाइम की कुंडली बना के उसकी इम्पैक्ट देख सकते हैं। तो मेजर ग्रह की जो एक ट्रांजिट पोजीशन को पकड़ के कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन है 960 ईयर्स के साइकिल। अपना जो इक्वेटर पॉइंट पे हर साल अराउंड 50.2 सेकंड्स की जो मूवमेंट है रेशियो ऑफ इक्विनेक्स की, वो अराउंड 26,000 ईयर्स की है, साल खत्म होती है। तो वो ऑल ओवर द वर्ल्ड में अराउंड 960 साल के बाद मेजर इवेंट्स हर एक जगह आते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज के साथ और दूसरी कंडीशन के साथ बहुत सारे मेजर चेंजेस होते ही होते रहते हैं। तो उसकी इम्पैक्ट हर एक को मिलती है, कंट्री वाइज वो कंडीशन रहती है। तो ये वन कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है म्यूटेशन साइकिल। म्यूटेशन साइकिल गुरु शनि की युति एवरी 20 साल को म्यूटेशन साइकिल रहती है और उसकी इम्पैक्ट मिलती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लास्ट टाइम 1900 में धनु राशि में था, 1920 में लियो में था, 1940 में शनि गुरु युति एरिस में था, अगेन 1960 में सेजिटेरियस और बाद में लियो। ये जो कंडीशन बताती है कि एक म्यूटेशन साइकिल करीबन 5 से 6 साल एक ही एलिमेंट में रहती है। अभी की जो साइकिल चल रही है 2000 में वो टॉरस में आई, 2040 में ये अगेन 2020 में कैप्रिकॉन में था जब ये कोरोना स्टार्ट हो गया, 2040 में वर्गो में आएगी, 2018 में वापिस टॉरस में रहेगी, बाद में कैप्रिकॉन अर्थ एलिमेंट। तो जो लास्ट सेंचुरी में जो अर्थ फायर एलिमेंट में था वो टाइम पे पावर कैप्चरिंग की पोजीशन थी। अभी जो कंडीशन अर्थ में जा रही है वो टोटली फाइनेंशियल इकोनॉमिक कंट्रोलिंग ग्राउंड पे वर्ल्ड के कंडीशन में जाएगी जब तक ये जुपिटर शनि की साइकिल म्यूटेशन साइकिल में है तब तक। उसके बाद 2120 के बाद जब वो एरिस में आएगी तभी स्पेस के लिए पूरा कंट्रोलिंग ग्राउंड डेवलप होने वाला है ऑल ओवर द वर्ल्ड में। तो ये उसकी इम्पैक्ट म्यूटेशन साइकिल की कंडीशन में रहती है। दूसरी कंडीशन है कि कोई पर्टिकुलर प्लेस का या सिटी का कोई पर्टिकुलर डिग्री उसकी इम्पैक्ट कहीं से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। उसके लिए एक सेफर ने दिया था कि जो मेरिडियन पास होता है उसको टेबल्स ऑफ हाउसेस के हिसाब से वो एसएनएन बना के कर सकते हैं, वो एक कंडीशन थी। लेकिन एक अभी मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में श्री राघवेंद्र खरे जी ने एक फॉर्मूला दी थी, वो ज़्यादा मुझे एप्लीकेबल लगी कि लैटिट्यूड माइनस लॉन्जिट्यूड इंटू 9 मास के हिसाब से, तो जो लॉन्जिट्यूड आती है वो पर्टिकुलर स्टेट सिटी या स्टेट की लॉन्जिट्यूड बन जाती है, उसकी इम्पैक्ट बनती है। वो हिसाब से मैंने जब वर्कआउट किया बॉम्बे के लिए, क्योंकि हम बॉम्बे में रहते हैं, तो बॉम्बे के लिए वर्कआउट किया तो बॉम्बे की डिग्री आती है स्कॉर्पियो 25 डिग्री की। बॉम्बे की डिग्री स्कॉर्पियो 25, और ये जो डिग्री आती है उसमें जो जो इंसिडेंट्स हो गए इवेंट्स के लिए वो आपको बताता हूँ। 12 मार्च 1993 में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। तो ये जो स्कॉर्पियो डिग्री था उसके साथ सूर्य बुध का केंद्र योग, शनि एसएनएन के साथ एस्पेक्ट में था, राहु एसएनएन को कंजक्ट कर रहा था और प्लूटो स्क्वायर शनि के साथ था। 11/7/2006 में जो बॉम्ब ब्लास्ट हो गया ट्रेन के अंदर सीरियली, उसके अंदर हर्सल स्क्वायर ये डिग्री के साथ था, मंगल ऑपोजिट नेपच्यून ट्रांजिट के साथ। 26/11/2008 की जो ट्रांजिट पोजीशन थी तो उसके अंदर सूर्य मंगल बुध एसएनएन डिग्री को ये कंजक्ट कर रहा था, शनि हर्सल एसएनएन को स्क्वायर एस्पेक्ट कर रहे थे और शनि ऑपोजिशन यूरेनस को ट्रांजिट में कर रहे थे। और 26/5/2005 में सुनामी आई थी, सुनामी, उसके अंदर हर्सल मंगल ये पॉइंट को स्क्वायर कर रहे थे और वीनस ऑपोजिशन एसएनएन प्लूटो कंजंक्शन एसएनएन में पास हो रहे थे। तो ये डिग्री हम जहाँ रहते हैं वो डिग्री की इम्पैक्ट कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। और वो हिसाब से जब दिल्ली की मैंने वर्कआउट की तो कैप्रिकॉन अराउंड 1239 आती है और कलकत्ता की आती है लियो 752। पोस्टकास्ट में बताया था कि अपने देश की राजधानी अगर दिल्ली से शिफ्ट किया जाए तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि कैप्रिकॉन जो प्लेस है दिल्ली का वो सेटलमेंट नहीं होने देता। जहाँ तक कलकत्ता का सवाल है, जब तक 1911 तक अंग्रेज लोग का राज कलकत्ता से होता था कोई प्रॉब्लम नहीं था। 1911 से वो लोग ने शिफ्ट किया दिल्ली तो पूरा उन लोग वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व हो गया, सेकंड वर्ल्ड में इन्वॉल्व हो गए और अपने इंडिपेंडेंट कंडीशन आ गई। अगर हमको वापस
अखंड भारत के या दूसरी तरह से मोर स्टेबिलिटी में जाना है तो कहीं ना कहीं अपनी राजधानी बतानी पड़ेगी। और उसमें वन ऑफ द एरिया है कलकत्ता, दूसरा एरिया है उज्जैन का आता है कि वो धनु राशि का कंडीशन में आता है पर्टिकुलर डिग्री के साथ, तो वो एरिया कहीं ना कहीं अपने को मोर स्टेबिलिटी दे सकता है। ये इसका उद्देश्य है। अभी कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, अगर वो इधर आ गया तो मैं बता सकता हूँ। चेंजेस आते रहते हैं। उसका रीज़न ये है कि अपना जो एक्लिप्टिक पॉइंट है वो हर एवरी ईयर टूवर्ड्स द वेस्ट इक्वेटर को कट करता है 50.2 सेकंड्स। तो उसकी जो साइकिल बनती है अराउंड 72 ईयर्स में 1 डिग्री कन्वर्ट होती है। तो वो हिसाब से 72 इंटू 360 करेंगे आप तो 2160 साल में एक राशि हो जाती है। बराबर, दिस इज 24,000-25,000 के आसपास पूरा चक्कर खत्म होता है, जिसे ग्रेट साइकिल बोला जाता है। तो एक नक्षत्र के लिए अराउंड 960 ईयर्स कंप्लीट होता है और वो कंडीशंस पृथ्वी पे चेंजेस लाते हैं क्योंकि इक्वेटर का जो पॉइंट है वो नक्षत्र में चेंज होते जाते हैं। आज की तारीख में क्या है, उत्तरा भाद्रपद है, बराबर है, करीबन 100-200 साल के बाद वो पूरा भाद्रपद में आएगा तो वो वापिस चेंजेस करेंगे, तो ऐसी कंडीशन बनती है। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड हॉरोस्कोप, ये सायकल के बेस पे बनाया, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। खूप छान विषय सुरू आहे। मेदनीय ज्योतिष हा प्रत्येक ज्योतिषाला आलाच पाहिजे आणि मेदनीय ज्योतिष देखील सोपं असू शकतं हे आहे। तर तुम्हाला अनेक प्रश्न पडलेले आहेत। होतं काय ना की आपल्याला थोडीशी भीती वाटते की आपण हा प्रश्न विचारावा का, तर तसं करू नका। ही संधी पुन्हा मिळणार नाही आहे। शरद जोशी सरांनी गुजरातहून यावं यासाठी आम्ही भरपूर प्रयत्न केले आणि त्यांना या सेक्टरमध्ये जे ज्ञान आहे ते खरं खूप डीप आहे। तर तुम्ही न घाबरता प्रश्न चुकला तरी चालणार आहे, मोकळेपणे प्रश्न विचारा आणि तुम्हाला संधी मिळालेली आहे। आपण अमावस्येच्या जवळ शिबिर घेतल्यामुळे वारंवार टेक्निकल फॉल्ट येत आहेत, तर काही हरकत नाही, तुम्ही प्रश्न विचारू शकता। मला असं वाटतं मोकळेपणे न घाबरता प्रश्न विचारा। खूप मोठी गोष्ट आहे, म्हणजे आजपर्यंत मेदनीय ज्योतिषचा अभ्यास करत असताना चतुर्थ स्थान आपलं वास्तूचं स्थान, सुखस्थान, आपली वास्तू आपण सांभाळतो, तसंच देशाची वास्तू, देशाची भूमी ही खूप मोठी गोष्ट आहे आणि ती शनी, मंगळ, गुरु या तिघांचा संबंध असताना जेव्हा प्रधानमंत्री असतात तेव्हाच ती सांभाळल्या जाते। या तिघांपैकी एकाची दृष्टी जरी कमी झाली तर आपली देशाची भूमी कुठेतरी आपल्या हातातून निसटते आणि ते एकदा, दोनदा, तीनदा, चारदा सरांनी 4 वेगवेगळे प्रधानमंत्री असतानाचे आपल्याला सिच्युएशन सांगितलेले आहे आणि त्या इतक्या जबरदस्त आणि बारकाव्याने होत्या की यूट्यूबवर तुम्ही कितीही व्हिडिओ शोधलेत तरी तुम्हाला हा पॉईंट सापडणार नाही। त्यासाठी जरा वेगळ्या टाळ्या व्हायला पाहिजे। एक दूसरा पॉइंट भी आपको बता रहा हूँ, बताइए प्लीज। कि ये अपने जो प्रधानमंत्री जी की जो कुंडली है उसमें मैंने एक पॉइंट लिखा है, आपको सूर्य बुध की युति दिख रही है चार्ट के अंदर, दिख रही है सबको? हाँ दिख रही है। बराबर, और बुध वक्री भी है। बिल्कुल है। अभी ये युति को अब क्या बोलेंगे? सूर्य बुध की युति लाभ स्थान में बुधादित्य योग। देखिए, हाँ बोलिए। शुक्र बुध के लिए एक स्पेशल कैटेगरी है, जी। एक सुपीरियर कंजंक्शन, एक इंफीरियर कंजंक्शन। इंफीरियर डजंट मीन कि वो इंफीरियर है, एक इंग्लिश का वर्डिंग है, इंफीरियर डजंट मीन इंफीरियर है। जब भी सूर्य के पीछे से बुध यहाँ से पास होता है और सूर्य को कंजंक्ट करता है, इट इज कॉल्ड सुपीरियर कंजंक्शन। बुध आगे निकल जाता है और रेट्रोग्रेड फेयर होके मींस वक्री होके सूर्य को कंजंक्ट करता है, इंफीरियर कंजंक्शन। उसकी इफेक्ट ज़्यादा है, उसकी रीजन बता दो। लग्न स्थिर राशि, चंद्र स्थिर राशि, मंगल स्थिर राशि, गुरु स्थिर राशि, दशम बिंदु स्थिर राशि, शनि स्थिर राशि, शुक्र स्थिर राशि, सूर्य बुध की युति शनि के साथ, बराबर। तो ये सब इतना बड़ा स्थिर राशि का इम्पैक्ट है, बराबर है, कि अपना प्रधानमंत्री जी जो भी एक डिटर्मिनेशन फिक्स करते हैं, बराबर, बहुत प्लानिंग के साथ 99% वो हिसाब से प्लान करेंगे। ये चार्ट की कंडीशंस है। तो कोई भी व्यक्ति को जब हम जज करते हैं तो उसकी पोटेंशियल फैक्टर्स कहाँ है, तो यहाँ स्टेबिलिटी जो स्थिर राशि की कंडीशंस है, बराबर, तो वो उसके लिए सिचुएशंस है, बराबर। तो जब तक मंगल दशा है अभी 2026 ये चार्ट के हिसाब से, बराबर, लेकिन 2025 उनकी जब भी मंगल के अंदर भी शनि खत्म हो रही है, बुध चालू है, बुध अप्रैल से स्टार्ट होगी
बाद में केतु शुक्र, तो कहीं ना कहीं उनको चेंजेस वो लेंगे। तो मोर और लेस मंगल शुक्र के अंदर वो इस ध्यान रखेंगे, लेकिन पद से विड्रॉ हो सकते हैं अपने हिसाब से। कंडीशन है कि वो एक स्टेबिलिटी ग्राउंड जो प्रिंसिपल्स ऑफ द कंडीशन बनते हैं स्थिर राशि का, वो सिचुएशन वहाँ इम्पैक्ट कर रही है 2020 कंडीशन से। लेकिन एक पॉइंट बताया कि जैसे हर्षल का ट्रांजिट अभी आएगा टॉरस में, वो डिग्रिकली मंगल को लग्नेश पे इम्पैक्ट करेगा, चंद्र को इम्पैक्ट करेगा, लग्न स्थान पे इम्पैक्ट करेगा, और वही कुंडली मंगल हर्षल यहाँ भी इम्पैक्ट करेगा इंडिपेंडेंस चार्ट में। तो हर्षल का ट्रांजिट उनके लिए बहुत संभालना जरूरी है। साथ में शनि का ऑलरेडी कुंभ का है, जो बताया क्लोज एसोसिएट मेंबर के लिए भी थोड़ा केयर लेना जरूरी है, बराबर। अभी भारत की कुंडली में जैसे अभी नया एक चीज़ हो रहा है कि भाई हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना है, तो क्या इससे ये पता चल सकता है कि ये हिंदू राष्ट्र घोषित हो पाएगा या नहीं? उसके पहले अपने राजधानी चेंज करनी पड़ेगी, ओके। क्योंकि ये जो इम्पैक्ट है राहु की, और दिल्ली का आता है कैप्रिकॉन अराउंड 12 एंड 14 डिग्री आता है, तो राहु का सब बनता है। कलकत्ता के जो उज्जैन का जो बनता है सब लॉर्ड, वो जुपिटर बनता है, और राहु जुपिटर का अंतर आप समझ सकते हैं ज्योतिष की भाषा में। देखिए अब चार्ट के हिसाब से अगर चार्ट एक मार्गदर्शन दे सकता है, मार्गदर्शन के हिसाब से तो मेरी राय है कि राजधानी बदलनी चाहिए। मैं लास्ट टाइम भी बताया था, ये भी बता रहा हूँ। उसका रीज़न है, देश की कुंडली में देश की दशा कभी नहीं निकाल जाते, बराबर। व्यक्तिगत कुंडली में आप योगिनी दशा निकालो, कालचक्र दशा निकालो, जमीनी दशा निकालो, चल दशा, कुछ जो भी दशा निकाल सकते हैं, लेकिन देश की कुंडली में मैं दशा नहीं लेता हूँ। मेन इंपॉर्टेंस उसका ट्रांजिट इंपॉर्टेंस है। तो पैरेलल राजधानी बदलनी है, तो अपने को डिटर्मिनेशन विद द लीडरशिप की सिचुएशन जो अभी है, इसी तरह की लीडरशिप की कंडीशन लगेगी। देखिए शनि जैसे एरिस में आएगा ना, तभी से ये स्टेलियम को इम्पैक्ट करते जाएगा, बराबर है। और प्लूटो ऑलरेडी कैप्रिकॉन में है, हर्षल की इम्पैक्ट यहाँ है, तो धीरे धीरे वो चीज़ डिस्टर्ब करती जाएगी। नॉट ओनली इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड की कंडीशन में भी कंडीशन आती जाएगी। पर मेन मेरा फोकस अभी अपना इंडिया के भारत भूमि के लिए है, तो उसमें 35 से 40 तक का जो फेस है, सब मेजर प्लानेट इस स्टेलियम को इम्पैक्ट कर रहा है। जो जैसे मैंने 47, 48 का, 62 का, 65 का, 71 का, 99 का एक बताया डायग्राम, वही कंडीशंस इसमें बन रहा है। तो वो सिचुएशन में अगर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं रहती है, तो वन मोर प्रॉब्लम जैसे पाकिस्तान हो गया, डिवीजन हो गया, वो सिचुएशन प्रॉब्लम कर सकती है। एट द सेम टाइम मंगल गुरु शनि का वाला कॉम्बिनेशन लीडर आ गया, तो अपना जो पीओके गया वो पीओके भी ला सकते हैं। पॉडकास्ट में बताया था कि 2037 से लेकर 42 का जो पीरियड है, वो उनके पाकिस्तान के लिए बहुत क्रिटिकल पीरियड है, बराबर। उनके बचाने के लिए उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज उनको लगाने पड़ेंगे। बहुत एक प्रॉब्लमॅटिक फॅक्टर्स उनके लिए बहुत रहेगा ही रहेगा। ज्योतिषशास्त्र हे शक्यता निर्माण करणारं शास्त्र आहे आणि सरांनी खूप सुंदर मुद्दे दिले। सर्वप्रथम म्हणजे क्षितिजाच्या अलीकडचे ग्रह आणि पलीकडचे ग्रह, आणि त्यामुळे हे अनेक वेळा आपल्याला भारताला जाणवलेलं आहे। जेव्हा जेव्हा स्ट्रॉंग नेता येतो तेव्हा घटना घडते। म्हणजे आत्ताच नव्हे, 1920मध्ये किंवा तत्पूर्वीसुद्धा जेव्हा नेता उभा राहिला तेव्हा जनता उभी राहिली, आणि ही भारतीय मनोवृत्ती झालेली आहे, आणि त्याला हे कारण आहे। आज लग्नस्थानात राहू आहे, म्हणजे तोपर्यंत हिंदू राष्ट्र बनण्याची शक्यता फारशी नसते। मग हा लग्नस्थानातला राहू केव्हा बदलेल? जर आपली राजधानी बदलली तर लग्नस्थानातील राहू बदलेल। राजधानी बदलण्याची शक्यता आहे का? तर हो, शक्यता आहे किंवा नाही देखील। मात्र मोदीजी बदलण्याची शक्यता आहे। मोदीजी नंतर येणारा दुसरा नेता हा तेवढाच प्रबळ असेल, आणि त्याने जर राजधानी बदलली तर भारत हिंदू राष्ट्र होण्याची शक्यता निर्माण होईल। परंतु त्यावर आज आपण एकही वक्तव्य करू शकत नाही, हे खरं आहे। कारण की आज आपण फक्त शक्यता देतो, आणि सरांनी जसं सांगितलं, देशाच्या कुंडलीला महादशा अप्लाय होत नाही। महादशा अप्लाय झाल्या असता तर आपल्याला काल निर्धारण अजून सोपं गेलं असतं, आणि आपण खात्रीशीर सांगू शकलो असतो की मोदीजी नंतर येणारा नेता किती प्रबळ आहे किंवा किती विकल आहे। विकल नेत्यांनी युद्ध जिंकून तहात हारले आणि भारताची भूमी गेली, कारण की त्यांच्या चतुर्थ स्थानाचा संबंध गुरु मंगळ शनी यांच्याशी नव्हता। मला वाटतं हा एक खूप मोठा पीक पॉइंट आहे की या 3 ग्रहांचा संबंध तुमच्या भूमीशी असेल तरच तुम्ही भूमीचं संरक्षण करायला समर्थ ठरता। म्हणजे यापुढे जेव्हा प्रधानमंत्री म्हणून एखादी व्यक्ती येईल आपल्यासमोर, तर अगोदर त्यांची पत्रिका पाहायची, मग मतदान करायचं। सर ने बहुत आसान कुछ सेंटेंस दिए
कि जिसकी वजह से मेदनीय ज्योतिष शास्त्र की पढ़ाई हम एक अलग ढंग से अलग तरीके से कर सकते हैं। तो आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं या मैं सवाल पूछना स्टार्ट करूं? सर, उनका ये पूछना है कि मोदी जी एज अ प्रधानमंत्री चेंज हो सकते हैं क्या? अगर होंगे तो इलेक्शन के समय होंगे, इलेक्शन के बाद होंगे या नेक्स्ट इलेक्शन के समय होंगे? इलेक्शन के बाद होंगे। इलेक्शनच्या नंतर। मोदी जी की कुंडली की महादशा क्या बताती है कि अभी मंगल में शनि है अप्रैल तक, बाद में बुध की दशा आती है। तो बुध उनका 10th हाउस में सूर्य के साथ है, बुध सूर्य के स्टार में, राहु के सब में है, राहु शनि के उसमें है। तो जब तक मंगल बुध है तो उनको प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन मंगल केतु और शुक्र उनको चेंजेस लेना पड़ेगा। जीत कर 100% जीत कर जीतने के बाद ये तो जीतने का आज कुंडली देखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हम लोग मतलब काफ़ी ज्योतिषी लोग 1-1.5 साल पहले से बता रहे हैं कि मोदी जी जीतने के बाद रिटायरमेंट लेंगे। उनका एक नेचर भी है, जैसा अभी सर ने बताया कि सारे ग्रह स्थिर राशि से रिलेटेड आ रहे हैं। वो किसी भी प्रॉब्लम को सामने जाकर फेस करेंगे, पीछे नहीं मुड़ेंगे। यस। और सर का जो एक सब्जेक्ट था, एक पॉइंट बहुत ही टॉप मोस्ट, मतलब जिनका अच्छा एजुकेशन इस सेक्टर में है वही उस सब्जेक्ट को समझ पाएंगे। ये बुध सूर्य युति और बुध का वक्री होना, मैं चाहूँगी एक बार और एक्सप्लेन करोगे सर? देखिए, सूर्य चंद्र के और राहु केतु के सब ग्रह वक्री होते हैं, बराबर। टेक्निकली एस्ट्रोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू वक्री नहीं होते, हम यहाँ से ऑब्जर्व करते भी वक्री हुए दिखते हैं। दूसरी एक बात बता दूँ, हमारे लिए क्या है कि राहु केतु एक है तो हम लोग को सब प्रॉब्लम लगता है, लेकिन सब ग्रह का राहु केतु है। एक बात कर लो, अगर कैलकुलेशन करें तो हर एक ग्रह के राहु केतु निकल सकते हैं, तो कितना बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है विचार कर लो। ठीक है, अभी शुक्र और बुध दोनों ग्रह अर्थ की ऑर्बिट और सन की बीच में है। इसका मतलब वो इंफीरियर कंडीशंस में प्लैनेट बोला जाता है। उसके अंदर सूर्य बुध 28 डिग्री से आगे पीछे नहीं जा सकता सूर्य से, और 40 डिग्री वीनस नहीं जा सकता। तो जब भी कुंडली के अंदर हम जैसे बोलते हैं कि भाई बुध अस्त हो गया, मैं कभी बुध शुक्र को अस्त नहीं गिनता हूँ क्योंकि वो नजदीक में रहने वाला है। कभी बुध शुक्र को मैं अस्त नहीं गिनता हूँ, दूसरे प्लैनेट को भी नहीं गिनता हूँ, लेकिन इसको तो नहीं गिनता। उसका रीजन ये है कि एक साइड पे शास्त्र में बोला गया है कि सूर्य बुध आदित्य योग है, एक तरफ बोला है अस्त, तो वो कंडीशन नहीं आ सकती। सूर्य बुध आदित्य योग है। अभी आप सूर्य बुध की युति देखेंगे, कोई बोल सकते हैं कि अस्तक है? कोई बोल नहीं सकता है, बराबर। तो ये कोई डेफिनेशन नहीं आ सकती। तो मेन इंपॉर्टेंस है कि बुध सूर्य से राशि के हिसाब से पीछे या राशि के हिसाब से आगे। अगर राशि के हिसाब से आगे है तो उसकी इम्पैक्ट अलग आती है, राशि के पीछे रहेगा तो उसकी इम्पैक्ट अलग आती है। तो उसके लिए करीबन 4-5 साल पहले मैंने विश्व ज्योति संस्था में लेक्चर दिया था। मैसेंजर पॉइंट फॉर एग्जांपल सूर्य आत्मा गिनते हैं, बराबर है। तो कभी क्या होता है कि हम जो करते हैं वो सोच समझ के करते हैं, या करने के बाद रिवर्स बैक में जाते हैं, या उसकी इम्पैक्ट क्या होती है वो सोच समझ के करते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो बुध के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। जैसे कल डेस्टिनी मैनेजमेंट हो गया, करने के लिए मर्क्यूरी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। तो यहाँ जो स्टेबिलिटी कंडीशंस है मोदी जी के चार्ट में, फिक्स साइन के साथ एक बार उन्होंने वर्क कर लिया, डिसाइड कर लिया, तो वेरी फ्यू चांस कि वो उसमें से वो रिवर्स बैक जा सकते हैं, बराबर है। तो ये जो कंडीशंस है रेट्रोग्रेड होकर उसको कनेक्ट करता है, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट कंजंक्शंस और रेट्रोग्रेड कंजंक्शन में इसमें जमीन का फर्क रहता है। अभी आपका सवाल कोई है? हो गया? आपने इतना सवाल पूछा, मैं एक सवाल पूछता हूँ आपको। इसका आंसर जरूर नहीं कि आज दो। 8 जून के अगर मैडम वापस कोई अधिवेशन करती है और मुझे इनवाइट करेंगे तो मैं डेफिनेटली वो आंसर लेने को आऊँगा मैं। अभी अपना जो ज्योतिष है एस्ट्रोनॉमी पे डिपेंड है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पे चलते हैं, ग्रेविटी फोर्स पे चलते हैं। हम कोई भी चीज़ यहाँ से ऊपर फेंकेंगे
तो वापस आएगी। क्यों वापस आएगी? ग्रेविटी फोर्स के हिसाब से। मंगल गुरु के ऑर्बिट के बीच में बहुत सारे एस्ट्रॉइड घूम रहे हैं, तो उसके गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से वो पकड़ के रखा है, बराबर है। तो जब भी हम दृष्टि की बात करते हैं कि शनि मेष राशि में फॉर एग्जांपल है, तो तीसरी दृष्टि कहाँ करेगा? मिथुन में करेगा। या गुरु आज की तारीख में मेष राशि में है, तो पांचवी दृष्टि कहाँ करेगा? सिंह राशि में या तुला या धनु में, बराबर। अगर वही ग्रेविटी फोर्स रूल लगाता हूँ तो हम बोलते हैं कि गुरु सिंह राशि में दृष्टि करता है तो ये फल देगा, वो फल देगा। लेकिन ग्रेविटी फोर्स के हिसाब से वो फल वहां से खींचेगा कि देगा? मुझे खींचेगा ये देगा, बताइए। अगर ग्रेविटी रूल लगाता हूँ तो वो मेष राशि का गुरु सिंह तुला धनु में से फल खींचेगा। ये रूल सब दृष्टि के लिए है। वो फल खींचेगा या देगा? अब तक हम क्या बोलते हैं? ये दृष्टि करता है, ये फल देता है। अगर मैं एस्ट्रोनॉमी का रूल लगाता हूँ तो वो फल खींचेगा या देगा? ये आंसर अभी मत दो। 8 जून के बाद अगर आते हैं अधिवेशन में तो मैं अलग टॉपिक पे जाऊंगा, लेकिन अगर होता है तो आंसर मुझे देना। एक मेरा भी सवाल है। अभी आप जो रवि बुध का जो कहा, विचारू ना, हाँ, तो सर अगर बुध पीछे है तो अच्छा है ऐसा समझेंगे हम, और आगे इन्फेरिटी और ये बोला आपने। अच्छे बुरी की बात नहीं है मैडम। कोई भी ग्रह अच्छा बुरा नहीं होता है। अपनी चॉइस के हिसाब से अपना जो लगता है वो अच्छा है, जो नहीं मिलता वो बुरा है, ऐसे नहीं। देखिए मैटर ये है, अगर बुध मैं यहाँ लिखता हूँ और बुध यहाँ लिखा है, यहाँ लिखता हूँ, इसका मतलब कि ये पोजीशन सपोज मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, बराबर है। हाँ। अगर यहाँ लिखता हूँ तो एज ए प्रोसेस पॉइंट ऑफ व्यू बुध की राइजिंग पहली होगी, सूर्य की राइजिंग बाद में होगी। ये पोजीशन में सूर्य की पोजीशन राइजिंग पहली होगी, बुध की पोजीशन बाद में होगी, और उसकी इम्पैक्ट अलग हो जाती है। हाँ, तो वही इम्पैक्ट मैं जानना चाहती हूँ फिर से। वही बोलता हूँ कि वो इम्पैक्ट बुध की राइजिंग पहली होती है, इसमें सूर्य की पीछे हो जाती है। हाँ। तो वो आदमी का नेचर अलग तरह से हो जाता है। हाँ। और ये कंडीशन में उनका नेचर व्यू थॉट प्रोसेस अलग तरह का हो जाता है। कहने मतलब यही है, उसमें गलत बुरा का बात नहीं है। ओके, थँक्यू सर। 8 जूनसाठी ही छोटीशी स्पर्धा ठेवूया आपण। ग्रह दृष्टीने पॉवर देणार की पॉवर घेणार, शुभ की अशुभ? खरं तर कोणताही ग्रह शुभ अशुभ नसतो, पॉवर देत किंवा घेत नसतो, त्याच्या इम्पॅक्टची दिशा बदलत असते। आणि त्याच्यावर व्यवस्थित मुद्देसूद लिहून सगळ्यांनी, मी तुम्हाला एक गुगल फॉर्म देईल, तो भरून द्यावा। त्याच्यातून आपण 3 अवॉर्ड्स नक्की देणार आहोत। खूपच छान सेशन झालं। अडथळे आहेत, असणार आहेत, येतील आणि जातील। आपण शास्त्राच्या अभ्यासाला भेटलेलो आहोत आणि आपण शास्त्राचा अभ्यास करीत आहोत। कुणाला काही PPT नसल्याचा त्रास झालेला नाही ना? नोट्स होत्या ना तुमच्याकडे? चालेल। म्हणजे प्रश्न असणारच आहेत, त्यातून आपण जे मार्ग काढतो, मॅनेजमेंट करतो, ती जास्त महत्त्वाची। तो ये मैडम को चाहिए था। यहाँ ये मुझे मंच दिया, उसके लिए मैं डॉक्टर ज्योति जोशी और अभिजीत प्रतिष्ठान सुनील पुरोहित और उनकी टीम को मैं आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक्स फॉर। नमस्कार। शास्त्राचा अभ्यास करण्यासाठी माझी मराठीतून 11, हिंदीतून 2 अशी पुस्तकं प्रकाशित झाली आहे। विशेष बाब म्हणजे मी स्वतः संशोधित केलेली ज्योती जोशी पद्धती अर्थात जे पद्धती या विषयावर स्वतंत्र ग्रंथ उपलब्ध आहे, त्याचा देखील लाभ घ्यावा। यूट्यूबची कार्यप्रणाली ही मुख्यतः लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईबवर चालते। प्लीज लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब दी चॅनल। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष।